हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है उसमें जेईई एडवांस 2024 केमिस्ट्री पेपर 1 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ क्लोज वेसल्स कंटेन 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स एट 300 केल्विन व्हिच एग्जिस्ट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक क्लोज वेसल्स में 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस है, तो जो एक्स है, ओके, तो एक्स क्या है आपका 10 ग्राम है, उसका प्रेशर दिया गया है पी एक्स, जो क्या हो गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम ऑफ अनदर गैस, जो वाई है, तो एक वाई भी है जो कितना ग्राम है आपका 80 ग्राम है, एंड इज एडेड इट एंड द प्रेशर बिकम 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स पी आपको क्या बोल रहा है, पी टोटल क्या हो गया आपको 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है। अगर इसमें वाई ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर क्या हो रहा है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी वाई क्या हो जाएगा 6 - 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या बोला, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स एंड वाई एट 300 केल्विन। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है आरएमएस का, ये आपका हो जाता है √3RT/m। ठीक है, जहां m क्या है मॉलिक्यूलर मास है, तो आपको दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं किसका, x का, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी x बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ y। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3RT/mx रूट अंडर और बाय √3RT/my। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो ये 3RT तो कैंसिल आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा √my/mx। यही आपको निकालना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो आपको, ठीक है। देन आपको क्या my एंड mx का वैल्यू, तो ये हम किससे निकालेंगे, pv इक्वल टू nRT से निकालेंगे। ओके, तो n का क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं, मास बाय मोलर मास। तो इसको आप लिख सकते हो, मास हो गया w और मोलर मास हो गया m, और RT अगर हम x के लिए ये करेंगे तो यहां से क्या करते हैं, पहले m का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ w/p, क्योंकि ऑल आर और जितना भी है वो सब कांस्टेंट है। तो अगर हम mx के लिए निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका wx/p, ये r नहीं है ये p है ना। तो यहाँ आपको दिया गया wx का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे x के लिए 10 ग्राम और यहाँ p कितना है, ये 10 ग्राम और ये आपका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ऐसे ही my के लिए निकालेंगे wy/py, तो ये भी आपको पता है कितना है, ये आपका हो गया 80 ग्राम और बाय 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यही यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है, तो यही आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, VRMS इक्वल टू my का हो जाएगा आपका MWy/py, और यहाँ x का हो जाएगा बाई mx है तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा x है px wx। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये आपका आ जाएगा यहाँ 80 ग्राम रूट अंडर, ये आपका 80 ग्राम, p का कितना है, ये 4 है, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आपका आ जाएगा यहाँ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना है 10 ग्राम है। एटमॉस्फेरिक का ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो √4, और ये क्या आ गया 2 आ गया, 2/1, दैट मीन्स 2:1। तो इसका जो हो गया आंसर इसमें दिया गया है ये डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O+। ये क्वेश्चन का सीरीज है, तो एक एक करके लिखते ही जाते हैं इसमें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये रिएक्शन बनाना है, जितना भी दिया गया है, उसके बाद इसका स्टेटमेंट जो है दिया गया उसको चेक करना है। तो चलिए एक एक करके लिखते ही जाते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपका हो गया ये, इसको आप क्यूमीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन
इसका रिएक्शन अगर आप O2 के साथ करवाते हो तो आपका ये पेरोक्साइड बन जाता है। फिर H3O प्लस के साथ भी करवाना है, तो इसका अगर हम रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं ना यहाँ, तो यहाँ O, यहाँ O, ऐसे H, एक यहाँ ऐसे बनेगा, तो आपका पेरोक्साइड बन गया। उसके बाद हम H3O प्लस के साथ करवाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, एक तो आपका फिनॉल बोल ही रहा है इसमें, फिनॉल एक बन रहा है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा और एक प्रोडक्ट आपका एसीटोन बनेगा, जो क्या है, P है ना। ये आपका एसीटोन हो गया CH3, यहाँ भी CH3, ये आपका P हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रिएक्शन ऑफ P विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। ये जो P है इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, Cl2 के साथ करवाएंगे, 3 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ करवा लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है 3Cl है, तो एक HCl सबको रिप्लेस करेगा और 3 HCl निकलेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CCl3, एक एक करके रिप्लेस करेगा और आपका 3 HCl निकलेगा यहाँ पे, तो आपका ये बन गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन है ना। तो इसका रिएक्शन आपका ये बन गया, तो ये आपका क्या हो गया, Q हो गया। अब क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर Q का रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, इस साइड करवा लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ क्या होता है, सपोज जैसे OH का रिएक्शन आप यहाँ करवाएंगे ना, OH माइनस, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो है ये गुड लिविंग ग्रुप रहता है और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका जो यहाँ कंपाउंड बनेगा, एक तो CCl3 माइनस बनेगा, CCl3 माइनस, और एक आपका क्या बन जाएगा इधर से, ये आपका बन जाएगा CH3 CO O माइनस, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड O। ओके, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ O माइनस नहीं होगा, ये OH है ना, यहाँ OH है, ये OH होगा, ये कोई यहाँ माइनस वाइनस ये नहीं है, कुछ नहीं है ये। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर यहाँ होगा और ये आपका बन जाएगा ऐसे O माइनस CO CH3 और ये आपका CHCl3, ये आपका क्या बन गया, R बन गया। ओके, और ये 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ कैल्शियम भी होते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कैल्शियम एसीटेट बना लेता है और यहाँ ये Ca आ जाता है। ओके, इसको आप बैलेंस कर लिए, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के साथ ये क्या करेगा, कैल्शियम आपका एसीटेट बना लेगा, तो ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। मतलब यहाँ इसको हम 2 ले लेंगे तो ये भी आपका ऐसे 2 करके आ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका हो गया R और ये आपका हो गया S। ठीक है, अब क्या कह रहा है, RS बन गया। अब आपको कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PQRS। अब आपको इसमें से इसका करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। अब कह रहा है रिएक्शन ऑफ P विथ R। P क्या है आपका, P एसीटोन का रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हो, तो आपका क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स। तो अगर हम करवाते हैं, इसका रिएक्शन करवा के देख ही लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म हो गया Cl, यहाँ Cl, इसका रिएक्शन किसके, KOH के साथ, और किसके साथ करवाना है, मतलब यहाँ रिएक्शन कहाँ गया, P विथ R के साथ करवाना है। तो इसका पहले OH के साथ रिएक्शन होता है, फिर हम इसका क्या करेंगे, R के साथ करवाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, OH माइनस यहाँ आएगा और ये ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा, ये आपका बन गया CCl3 माइनस। इसका रिएक्शन हम एसीटोन से होता है, इसका रिएक्शन अगर आप एसीटोन से करवाएंगे तो आपका ये बनेगा, फिर H+ से कर देंगे, साथ ही कर देते हैं एसिडिफिकेशन, तो ये आपका ऐसे बन जाता है, यहाँ CH3, यहाँ CCl3, एक ये CCl3 आएगा, यहाँ पे अटैक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे CCH3,
तो ये बन गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। हाँ, ये प्रोडक्ट बन गया क्योंकि ये CCl3 माइनस है ना, ये यहाँ से आएगा, यहाँ अटैक करेगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसा आपका प्रोडक्ट बन गया। तो यही आपका ये प्रोडक्ट है, ये OH है यहाँ पे, तो ये आपका सही हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स पॉजिटिव गैस। ये तो सही ही होता है क्योंकि R यहाँ पे क्या है आपका, R गया क्लोरोफॉर्म होगा, हाँ R क्लोरोफॉर्म है। इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हैं ना CHCl3 का, CHCl3 ना, CHCl3 का रिएक्शन अगर आप हाफ O2 करवाते हैं, इसीलिए इसको हमेशा क्या डार्क बॉटल में रखा जाता है, इसको लाइट में नहीं निकाला जाता है। तो आपका ये क्या बनता है, आपका ये कार्बोनाइल क्लोराइड बनता है, पॉजिटिव गैस CuCl2 जो पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया सेकेंड ये। अब क्या कह रहा है, Q रिएक्ट विथ एक्वस NOH टू प्रोड्यूस Cl3CCH2OH। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि अभी आपने Q का रिएक्शन करवाया था यहाँ पे, किसके साथ, KOH के साथ फर्स्ट वाले में। तो ये आपका गया Q, क्या हो गया आपका, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो हम KOH के साथ करवाए थे, तो अब NOH के साथ करवाएंगे, सेम रिएक्शन बनेगा, आपका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपको इस टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है, दैट मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ए को हमने इस टाइप यहाँ किया था एक्सप्लेन, यहाँ क्लोरोफॉर्म Q है, इसका रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। S ऑन हीटिंग गिव्स P। तो S क्या है आपका, कैल्शियम एसीटेट है, इसको अगर आप हीट करोगे, है ना, कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करेंगे, CH3CO2 कैल्शियम, ऐसे इसको अगर आप हीट करेंगे तो आपका बनेगा क्या, एक तो एसीटोन बनेगा प्लस CaCO3। ओके, देख लीजिए यही आपका P होगा, P कह रहा है ना, हाँ P, तो P आपका एसीटोन ही है, तो ये भी आंसर सही है। आपका ये गलत है, तो आंसर ABC, दिस इज आंसर। Question is, at room temperature dispersion of an aqueous solution in situ generated nitrous acid gives the species। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर HNO2 का आप डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन करवाते हो तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको बनेगा। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप HNO2 लेते हैं, हम HNO2 एक्वस, इसका अगर रिएक्शन होता है तो आपका ये क्या बनता है, एक तो डिस्पोर्शन रिएक्शन पहले क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, साथ साथ हो। तो एक HNO3 बनता है प्लस NO बनता है प्लस H2O बनता है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 3 यहाँ 2, और आप देख लीजिए यहाँ 3, हाँ हो गया। ओके, इसमें देखिए N का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ N का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -4 और ये +1, तो ये क्या आ गया आपका +3 आ गया। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, +5 है क्योंकि ऑक्सीजन का -2 तो 6 हो गया, यहाँ +1 तो ये +5 आ गया। NO में कितना हो गया, NO में +2 क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है। ओके, इसमें आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डिक्रीज हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होता है। ओके, तो ये आप ये बन गया। उसके बाद आपको क्या करें, HNO3 एक्वस है तो फिर ये भी डिकम्पोज कर लेगा। ये HNO3 अगर एक्वस है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा H प्लस NO3 माइनस बनेगा। अच्छा, फिर यही H प्लस H2O के साथ रिएक्शन करके ये H3O प्लस बना लेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे H प्लस H2O कर लेगा। अगर ये एक्वस है तो ये HO3 प्लस ही बनाता है, वैसे H3O प्लस। ओके, और प्लस आपका क्या बना, ये माइनस है NO3 माइनस। तो आपका क्या सा प्रोडक्ट बना, यहाँ करते हैं तो एक तो NO बना, यहाँ प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं, एक NO बना, दूसरा आपका NO3 माइनस बना, और एक H3O प्लस बना।
तो गिवन ऑप्शन में कौन सा है ये H3O प्लस NO3 माइनस NO जिसमें यही में है, तो दिस इज आंसर। थैंक। क्वेश्चन इज एस्पर्टम एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर इज ए डाईपेप्टाइड एस्पर्टाइल फिनाइल एलिनीन मिथाइल ईस्टर। ये जो स्वीटनर है वो क्या है, डाईपेप्टाइड एस्पर्टाइल फिनाइल एलिनीन मिथाइल ईस्टर है। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्टम इज, तो आपको ये इसमें इसका स्ट्रक्चर बताना है, गिवन ऑप्शन में कौन सा है। तो ये इसका क्या नाम है पूरा, ये आपका एस्पर्टाइल फिनाइल एलिनीन मिथाइल ईस्टर। तो यहाँ आपको फिनाइल एलिनीन तो दिया ही गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें मिथाइल ग्रुप आपको मिथाइल नहीं है, तो यहाँ अगर मिथाइल लगा देंगे CH3 तो ये आपका मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। और आपको एस्पर्टाइल, तो एस्पर्टाइल लाने के लिए हम क्या करेंगे, एस्पर्टिक एसिड से इसका रिएक्शन करवाएंगे। और वैसे भी यहाँ डाइपेप्टाइड लिंकेज है, तो डाइपेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, एक ही ग्रुप में अगर NH, एक ही साथ NH और CO ग्रुप अगर रहता है तो इसको आप पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका H NH2 का और ये COH में से एक OH लेके ये H2O निकालेगा और यहाँ लिंकेज बनेगा। तो यहाँ 2 OH ग्रुप है, 2 एसिडिक ग्रुप है, तो इसमें से कौन सा एसिडिक ग्रुप के साथ ये रिएक्शन करेगा। इसके लिए देखिए ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये जो NH2 है ये NH3 प्लस के रूप में यहाँ पे रहता है। इसके लिए क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट जैसा वर्क करता है, ये माइनस आई इफेक्ट जैसा करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट जिसके नज़दीक होगा, जिस ग्रुप के नज़दीक, वो मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जस्ट इसके बाद वाले पे NH3 ग्रुप आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कार्बन बीच में है उसके बाद है, तो ये इससे ज़्यादा नज़दीक है, तो यही OH इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे लिंकेज बनाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आप देख लीजिए कैसा हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 OCH3 कर देते हैं क्योंकि इसके नेम में ही है आपका मिथाइल ईस्टर। तो ये आपका मिथाइल ईस्टर इधर हो गया, और यहाँ आपका NH इस H के साथ रिएक्शन हुआ है, तो पहले ऊपर का ही लिख लेते हैं। ओके, यहाँ जो है फिनाइलिनीन तो पहले लिख ले, ये आपका हो गया। ओके, देन इसके साथ ये रिएक्शन यहाँ करेगा, तो ये आपका यहाँ हो गया CO। ओके, ये उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा NH2 और ये यहाँ COH, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब इसमें आपको ये देखना है ये किस में है, ये इसमें गिवन ऑप्शन में कौन सा इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये फिनाइलिनीन की जस्ट बाद वाले जो NH से है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये तो ऐसा ही है। NH के साथ क्या ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, CO ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ CO के बाद यहाँ क्या लगना चाहिए, NH2 ग्रुप लगना चाहिए। ये NH2 ग्रुप है, जस्ट इसके बगल वाले कार्बन में यहाँ NH2 ग्रुप होना चाहिए, ये NH2 ग्रुप है। तो लेकिन यहाँ बगल वाले CO की जस्ट बगल वाले कार्बन में NH2 ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। बी में क्या है, देखिए सेम, ये PH हो गया, यहाँ OCH3O लगा, NH के बाद CO, ठीक है, ये CO आ गया। उसके बाद NH2 और COH, एक ये तो होगा ही, ये तो आपका आ गया सेम। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ देखिए OH, ये तो आपका होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ PH के बाद NH2 यहाँ फ्री है, यहाँ PH के बाद जो NH2 है इसके साथ ये रिएक्शन हुआ है, लिंकेज है, तो ये आपका नहीं हुआ। इसमें देख लेते हैं, ठीक है, PH, यहाँ CO, PH में ये क्या होना चाहिए, OCH3 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ये ऐसे ही एसिडिक ग्रुप है ना, PH के साथ ये OCH3 नहीं है, तो आपका ये भी नहीं आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो होगा ये आपका आंसर होगा। Question is, among the following options, select the option in which each complex in set 1 shows geometrical isomerism and the two complex in set 2 are ionization isomers of each other। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक ऑप्शन में 2 सेट दिया गया है। फर्स्ट जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होना चाहिए, और सेकेंड में आपका आयनाइजेशन आइसोमर शो होना चाहिए। ये चारों ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें फर्स्ट वाला ज्योमेट्रिकल हो और सेकेंड वाला आयनाइजेशन आइसोमर शो करता हो। ये क्वेश्चन यही एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जब ज्योमेट्रिकल एंड आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दोनों में बात होती है तो आयनाइजेशन आइसोमर हम इजिली निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले हम एक एक करके देख लेते हैं किसमें आयनाइजेशन आइसोमर हो रहा है। पहले तो फर्स्ट जो है इसमें NiCO4 है ना, तो ये तो आपका नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें चारों जो है लिगेंड एक ही है।
तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो ये फर्स्ट वाला ही, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। सेकेंड में इसका देखेंगे ज्योमेट्रिकल होगा नहीं। इसमें जो ये है सेट 2 है, इसका बी में सेट 2 जो है इसमें ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाएगा। ये आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई आयन नहीं है, 2 कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, थर्ड जो है, थर्ड में इसका सेट 2 देख लेते हैं पहले। इसमें CuNH3 ClCsO4, ठीक है, CuNH3 हाँ, इसका सेट 2 तो आपका आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा। और फोर्थ देख लेते हैं, तो फिर इसका फर्स्ट वाला भी चेक कर लेंगे। और इसका डी देख लेते हैं। डी में ये H2O6Cl3 है और ये Cl2H2O है। दैट मीन्स यहाँ वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, और ये दोनों क्लोरीन ही है। Cl3 इसमें भी है, Cl3 इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हाइड्रेशन आइसोमर दिखाएगा आपका, है ना। तो ये भी आपका आयनाइजेशन आइसोमर नहीं दिखाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप तो डायरेक्ट इसमें थर्ड ऑप्शन लगा सकते हो, यही ऑप्शन होगा इसका। ये तो आपका आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा ही, क्योंकि 2 अलग अलग है, SO4 और Cl। ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बना लेते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका CuNH3 हाँ, ये आपका फेशियल एंड मेरिडोनियल बनाएगा। तो चलिए इसका बना लेते हैं पहले, यहीं पे बना लेते हैं। CuNH3 है, तो आप फेशियल में क्या करते हैं, एक ही साइड में रख देते हैं। चलिए फेशियल, ये अब अप साइड, ये बैक साइड, ओके। अब फेशियल में क्या होता है, सब एक ही साइड में रख देते हैं। तो यहाँ अगर आप NO2 रख लेते हैं, NO2, तो यहाँ भी NO2 हो जाएगा, और यहाँ भी NO2 हो जाएगा, और यहाँ NH3, ये NH3 और ये NH3। तो ये आपका हो गया फेशियल, ओके। इसका आप देख लीजिए, इसका मर्ड भी बनेगा। ये आपका ऐसे बन जाएगा, CO पहले, ये आपका अप साइड, ये आपका बैक साइड, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ NH3 डालते हैं और यहाँ NH3, तो एक NH3 यहाँ आएगा, और यहाँ NO2 डाल दीजिए, NO2, और यहाँ NO2, और यहाँ NO2, ओके। ये आपका हो गया मेरिडोनियल मर्व आइसोमेरिज्म। एक तो ये आपका दिखा दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड इसमें क्या है, सेकेंड इसका COEN2Cl2, ये तो सिस्मट दिखाएगा ही, इसका ऐसे बन जाएगा, कोबाल्ट का है तो। ऐसे यहाँ आएगा, ये यहाँ, है ना। अगर इसका पहले ट्रांस ही बना लेते हैं, ट्रांस बनाने में इजी है। Cl यहाँ, और यहाँ EN ग्रुप, ओके। यहाँ EN, ये आपका क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहाँ इसका सिस बना लीजिए ऐसे ही, तो अगर सपोज यहाँ एक Cl डालते हैं और यहाँ क्लोरीन ग्रुप, तो एक आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ से, और एक आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ, अगर EN ग्रुप करते हैं ऐसे, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया, और ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये C ऑप्शन जो है इसका, ये जो है सेट 1 वो क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, और सेट 2 आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो ऑप्शन C इसका जो होगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम इज आर। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मोर देन 1 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल और द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है किसी भी पार्टिकल्स का आप पोजीशन एंड मोमेंटम साथ साथ नहीं निकाल सकते। अगर आपको उसका पोजीशन पता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेन होगा, और आपको अगर इसका मोमेंटम पता है तो उसका पोजीशन अनसर्टेन होगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब एटॉमिक पार्टिकल अप्लाई हो रहा है, और पार्टिकल कैसा बिहेव करता है, वेव लाइक बिहेव करता है। तो वेव लाइक के कारण इसको एक सर्टेन पाथ, मतलब डेफिनेट पाथ पे ही इसको मेजर किया जाता है, इसका ये रूल अप्लाई होता है। क्योंकि वेव के कारण अगर एक सर्टेन पाथ पे नहीं होगा तो वेव क्या होता है, सेपरेट होगा, हर जगह फैल जाएगा, तो उसका ये मेजरमेंट
नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक डेफिनेट पाथ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट होता है। ओके, तो ये सही हो गया। देन क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो लोअर है जो इलेक्ट्रॉन मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, उससे। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है आपका -RH Z²/n²। तो यहाँ आपको n क्या बता रहा है, 2 है। अगर आपको ये n इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ En हो जाएगा n के लिए, n2 होगा। तो अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये निगेटिव है ना RH, यहाँ ये निगेटिव वैल्यू है यहाँ एनर्जी का। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू है, तो अगर न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो निगेटिव वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा निगेटिव वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये सही हो गया ये ऑप्शन, क्योंकि एनर्जी ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन लोअर, क्योंकि अगर n2 है तो लोअर होगा जो इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाता है, तो उससे। तो ये आपका सही हो गया। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n = 1। तो आपको इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, तो यही आपको बोर मॉडल का एनर्जी का वैल्यू तो यही है। तो आपको क्या कह रहा है, अगर ये n = 1 है तो विच इज मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल, ये सही है। क्योंकि अगर ये n = अगर यहाँ 1 ले लेते हैं तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका RH का वैल्यू भी रख लेते हैं, -2.18 इंटू 10⁻18 1/1²। तो ये आपका आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अगर आप n = 2 रखोगे, है ना, तो यहाँ आप 2.18 इंटू 10⁻18 1/2², इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -0.545 इंटू 10⁻18 जूल। तो जो अगर n = 1 है दैट मीन्स मोर निगेटिव है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी इतनी कम होती है वो उतनी स्टेबल होती है, स्टेबल। ओके, इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, तो इसमें आप देख रहे हो n = 1 n = ऐसे n = इनफाइनाइट पर जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, जो आपका सेकंड ऑप्शन में था। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो बोर मॉडल के लिए क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका v0 z/n हो जाता है ना, z/n। तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.2 इंटू 10⁻6 z/n। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n के। तो अगर n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन आपको क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। नो, अगर वैल्यू ये n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो इसमें का आंसर जो हो गया, 3 ऑप्शन सही है, A, B एंड C। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दिया गया है, व्हिच फॉलो द मैकेनिज्म गिवन बिलो, जिसका मैकेनिज्म ये दिया गया है आपको। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ऑर्डर निकालना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये इसका मैकेनिज्म है, मेन रिएक्शन आपका ये है। क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म को अगर ऐड करेंगे और ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका N2O2 से ये N2O2 कैंसिल हो जाएगा, ये N2O से ये N2O कैंसिल हो जाएगा, और आपका यही बचेगा रिएक्टेंट में, यहाँ 2NO और ये 1,1H2 तो 2H2 और इधर N2 और 2H2O बचता है। ओके, आपको रेट निकालना है पहले। तो रेट अगर आप निकालेंगे तो रेट किससे निकालते हैं, स्लो रिएक्शन से निकालते हैं, स्लो स्टेप से, क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम किससे निकालेंगे रेट, इस सेकेंड वाले स्टेप से निकालेंगे। तो रेट क्या होता है, रेट होता है आपका, अगर रेट आप निकालो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K किसका कंसंट्रेशन, स्लो स्टेप वाले रिएक्शन का कंसंट्रेशन। तो ये N2O2 और H2 और ये H2। ओके, तो ये N2O2 जो है यहाँ क्या है, इंटरमीडिएट है। और रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकलता है, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है रिएक्टेंट
इसमें यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, बट ये इंटरमीडिएट है, तो ये इंटरमीडिएट को इस फॉर्म में लाएंगे जो यहाँ रिएक्टेंट आ जाए। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से यहाँ कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बैकवर्ड एंड रिवर्स, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन का है। तो K1 बाई बैकवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन अगर आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा N2O2 बाई NO का स्क्वायर, क्योंकि 2NO है। N2O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, N2O2 का कंसंट्रेशन इक्वल टू आ जाएगा आपका K1 बाय बैकवर्ड का कंसंट्रेशन और ये आपका NO का स्क्वायर। यही N2O2 का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देते हैं तो आपका रेट आ जाएगा। तो ये आपका आ गया K और ये N2O2 के यहाँ आ जाएगा NO का स्क्वायर और H2। अब ये आप देखिए रेट जो है किसके फॉर्म में आ गया, आपका रिएक्टेंट के फॉर्म में आ गया। और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ये पावर को हम ऐड करते हैं तो आपको क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो यहाँ 2 और H2 पर क्या है 1 है, तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Question is based on VSEPR model. Match the Zenon compounds given in list 1 with the corresponding geometries and the number of lone pairs on Zenon given in list 2 and choose the correct option. Question क्या कह रहा है, लिस्ट 1 में कुछ Zenon का कंपाउंड दिया गया है और लिस्ट 2 में उसका ज्योमेट्री एंड लॉन पेयर दिया गया है और आपको क्या करना है, दोनों को मैच करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक एक करके जितने भी इसमें कंपाउंड है ना सबका बना लेते हैं, ज्योमेट्री कैसा होता है। तो पहले आपका क्या है XeF2 Zenon डाइफ्लोराइड। तो Xe का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट है, उसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये मोनोवैलेंट है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन Zenon से ये अपना बनाएगा, बॉन्ड बन गया। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया। लॉन पेयर कितना बचा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट मीन्स 3 लॉन पेयर बचा और प्लस 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 फ्लोरीन बनाया, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लॉन पेयर। अब इसका जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे बन जाएगा XeF यहाँ लॉन पेयर और यहाँ लॉन पेयर। अब ऐसे ही बना दीजिए, यहाँ ऐसे। तो देखिए आपको ज्योमेट्री के लिए पूछ रहा है, शेप के लिए नहीं पूछ रहा है। तो ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है, देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में हम लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं, दोनों कर देखकर कंसीडर करते हैं जो कैसा है। और शेप में ओनली, शेप में क्या होता है ओनली बॉन्ड पेयर, इसमें हम लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसका शेप, इसका आपको ज्योमेट्री पूछ रहा है तो यहाँ एक लॉन पेयर है, तो ये आपका कैसा है, ये आपको देखने में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। और लॉन पेयर को अगर हम छोड़ देंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ओनली लीनियर हो जाएगा। तो इसका आपको तो ज्योमेट्री पूछ रहा है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये आप ऐसे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर देखकर ही बता सकते हो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका क्या है ज्योमेट्री है और शेप लीनियर है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड आपका XeF4 है। तो Xe का कितना लॉन पेयर, Xe का लॉन पेयर यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन पेयर होता है Zenon में। और कितना फ्लोरीन है, ये F है, ये E नहीं है, ओनली F है ना, F4 है यहाँ पे। तो 4 है, तो 4 फ्लोरीन यहाँ पे और कितना लॉन पेयर बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट मीन्स 2 लॉन पेयर। कितना बॉन्ड पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गया। तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा इसका ज्योमेट्री। इसको ऐसे बना भी लीजिए Xe हर जगह, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और शेप इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों लॉन पेयर को छोड़ दीजिए, देखने में कैसा लग रहा है, स्क्वायर प्लेनर लग रहा है, तो इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन आपको यहाँ शेप की जरूरत नहीं है। ओके,
यहाँ 2 लॉन पेयर हुआ। उसके बाद कौन सा कंपाउंड है, थर्ड क्या है, XeO3 है। तो सेम जेनन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ऑक्सीजन है तो ये डाइवैलेंट बनाएगा। 1 2 3, आपको 1 लॉन पेयर बचा यहाँ पे, है ना, 1 लॉन पेयर बचा। और 3 इसमें बॉन्ड पेयर इसका हो गया, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो XC का अगर बनाओगे इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे हो जाएगा। और लॉन पेयर यहाँ पे, ठीक है, XC पे एक लॉन पेयर होता है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, और तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लॉन पेयर हो गया। दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडेशन हो गया इसका। और sp3 हाइब्रिडेशन का टेट्राहेड्रल शेप ये ज्योमेट्री होगा इसमें। शेप तो इसका होगा ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और लेकिन इसका अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो ये आपका होगा टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल और विथ 1 लॉन पेयर। ओके, देन नेक्स्ट क्या बचा है आपका, XeO3F2। तो Xe के 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन है मोनोवैलेंट, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो डाइवैलेंट 1 2 एंड 3। इसमें क्या हो देख रहे हो आप, एक भी लॉन पेयर नहीं बचा है ना, इसमें एक भी नहीं लॉन पेयर है, ऑल आर, इसमें जितने भी है सब बॉन्ड पेयर ही है। तो इसका जो शेप हो जाए, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसे बनता है, XCF दोनों अप एंड डाउन होगा ऐसे, और ऑक्सीजन यहाँ 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 और एक इधर ऐसे। तो इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। इसका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होगा, इसका शेप भी होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसका ज्योमेट्री भी होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, तो 0 लॉन पेयर इसमें क्या हो गया, 0, और ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री आपका हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। ओके, तो अब चलिए इसमें मैच कर लेते हैं किसमें क्या है। तो XeF2 में क्या आप देख रहे हो, XeF2 का 3 लॉन पेयर है और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, मतलब XeF2 का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 3 लॉन पेयर 5 हो गया। P में इसका 5। XeF4 क्या है, इसका तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल विथ 2 लॉन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल विथ 2 लॉन पेयर ये आ गया, तो इसका 3 हो जाएगा। XeO3 का तो टेट्राहेड्रल हो रहा था, और टेट्राहेड्रल कितना, 1 लॉन पेयर, तो टेट्राहेड्रल विथ लॉन पेयर ये हो गया 2। और Xe इसमें तो कोई भी लॉन पेयर, 0 लॉन पेयर है, तो इसमें नो लॉन पेयर वाला कौन सा आ गया, ये 4। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा मिल रहा है आपका, 4S में 4 तो यही आ रहा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट P इज फॉर्म। पहले P बना लेते हैं, फिर आप उसको क्या करना है, ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ कंप्लीटली विथ एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। पहले P बनाते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके रिएक्शन सारा कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया है। तो पहले जो आपका ये है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपको ये आपका ऐसा हो गया नहीं, यहाँ 3, यहाँ CH2, ये 15 लिया है, और ये आपका हो गया CO। ओके, देन इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है, Hg2+ और H3O+। यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपका ये जो डबल बॉन्ड है वो ये क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पर। तो इसका हाइड्रेशन अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। हाइड्रेशन मॉर्गेनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहीं पे आपका ऐड होगा ये, तो ये आपका आ जाएगा H, ये OH। जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इस पे हो गया, और ये आपका यहाँ OH आ गया, और ये ऐसे ही ये 15 है, 5 नहीं है 15, एंड ये सेम। ओके, ये मॉर्गेनिकॉफ रूल हिसाब से ये इसका एडिशन होता है। उसके बाद क्या आपको बोल रहा है, ZnHgHCl यहाँ पे डालेंगे। तो इसका आप टेट्रोमेराइजेशन पहले करवा देते हैं, इसका टेट्रोमेराइजेशन
डिटरमिनाइजेशन कराएंगे तो ये क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ H, यहाँ H, और ये आपका सेम ऐसे ही। ओके, देन आपको क्या कराना है, ZnHgHCl से, ZnHgHCl से। तो ये किसका रिएजेंट है, क्लैम्पसन रिडक्शन का रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल O हट करके यहाँ CH2 आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 होल 15, और ये 10 का 10 वैसे ही रहेगा। ये क्या हो गया आपका, यहाँ क्लैम्पसन रिडक्शन हो गया। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, इसके बाद आपको H3O प्लस एंड हीट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, इस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आप H3O प्लस, तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3, ये CH2, इसको हम 16 कर सकते हैं, CH2 होल 16, और ये आपका हो जाएगा COOH। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, यही आपका P बना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C17H35, और ये आपका COOH। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ P बन गया। ओके, अब इस P को क्या करना है, आपको ग्लिसरॉल्स के साथ रिएक्शन करना है। इसको हम तब तक क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा, इतना हार्ड लिखते रहेंगे, तो इसको आर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, ये इसको ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन अगर आप करवाओगे तो ये आप कैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या है, ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म Q। तो अगर ग्लिसरॉल एसिड को आपको पता होगा ग्लिसरॉल के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो एस्टरिफिकेशन होता है। तो आपका ग्लिसरॉल क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला HOCH2 ऐसे, फिर CH। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का है ये, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लग जाएगा एस्टरिफिकेशन होने के लिए। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स आप डाल दीजिए एसिड, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और ये जो आपका एस्टरिफिकेशन होकर जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा। यही बना लेते हैं, ये आपका बन जाएगा ऐसे CH2, फिर आपका यहीं पे CH, फिर यहाँ O, ये कंपाउंड यहाँ भी है स्टेरिफिकेशन होके, और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल H2O निकल गया। ओके, ये आपका क्या बन गया, Q बन गया, ठीक है, कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। उसके बाद क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ CaCl2। अब इसका क्या है, तब क्या बनेगा, कोस ऑफ R बनेगा। इसका आपको क्या करना है, ये Q बन गया, ये P बन गया, इसका आपको फिर से क्या कर रहा है, फिर डायरेक्ट अपोजिट कर रहा है इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। तो NaOH के साथ अगर आप करवाओगे तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फिर वही ऐसे टूट के ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका जो बन जाएगा ऐसे, अभी एसिड के साथ करवाए थे यहाँ पे H+ के साथ, है ना, तो ये आपका बन गया। अब फिर जस्ट इसका उल्टा करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3R COO- और प्लस CH2OH CHOH और CH2OH। ओके, अब क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है जो इसका रिएक्शन विथ CaCl2 के साथ करवाएंगे। अगर इसका रिएक्शन आप CaCl2 मतलब कैल्शियम प्लस के साथ करवाते हो ना, CaCl2 के साथ, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलके आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा, यहाँ ये R है तो R को हम लिख लेते हैं क्योंकि फाइनल कंपाउंड आने वाला है। तो R को C17H35 COO, इसका एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एसीटेट बन गया। यही आपको बनाना था, ये आपका क्या हो गया, R हो गया।
ठीक है, ये सब प्रोडक्ट बन गया। अब आपको क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ क्यू, तो ये क्यू है, 1 मोल से ही हम स्टार्ट किए हैं, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस इन ग्राम, तो आपको आर का कितना निकलेगा, तो 1 मोल से आपका 3 मोल निकला है, ये है ना, 3 मोल सॉल्ट निकला है ये एसीटेट का। तो इधर अगर आप कैल्शियम से कर रहे हो, ये 3 मोल निकला है, ये कितना मोल निकलेगा, ये 3 मोल निकला है, तो ये इसका एक के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये आपका इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 1.5 मोल हो जाएगा। ये आपका 1 मोल है, 1 मोल से ये कितना निकला आपका 3 मोल निकला। 3 मोल से ये कितना निकलेगा, क्योंकि एक बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, यहाँ 3 है, तो यहाँ 1.5 मोल हो जाएगा, तो आपका मोल आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा आर का, मास ऑफ आर हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो आपको पता है 1.5 मोल है, और मोलर मास इसका अगर आप निकालिएगा पूरा का, तो ये आपका आ जाएगा 606 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका आंसर आएगा आपको 909 ग्राम पर मोल, 9 ग्राम पर मोल नहीं, 909 ग्राम। तो इसका जो ग्राम आएगा ये 909 आएगा। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज। द गिवन जितने भी कंपाउंड है, इसमें कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो डायमैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका MnNH3 होल 6 3+, यहाँ Mn किस स्टेज में है, Mn+3 के फॉर्म में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d4 4s0, है ना, 3d4 4s0। तो अगर इसका आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, और उसके बाद आपका 4s है, और ये आपका 4p है। ठीक है, तो ये तो ऐसे NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा भी काम करता है, और कभी कभी ये न्यूट्रल टाइप का रहता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या होगा, अगर इसको ये पेयर करेगा ना, तो 3 यहाँ के d ऑर्बिटल 3d में 3 ये खाली हो जाएंगे। तो D3sp2 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना, तो एक को ये क्या करेगा यहाँ पेयर कर देगा, और यहाँ से D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये बनाएगा, D2sp3 सॉरी D2sp2 नहीं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये बनाएगा, यहाँ से ये पेयर्ड हो जाएगा, मतलब ये 4 वाला ऐसे हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2, और इस ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों खाली रहेगा। ओके, तो आपका ये क्या आ जाएगा पैरामेटिक। इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये पैरामेटिक हो गया। नेक्स्ट जो है आपका MnCl6 3-, यहाँ Cl तो वीक लिगेंड है, ये भी सेम क्या करेगा, ऐसे ही इसका बनेगा। ये भी Mn यहाँ किस पोजीशन में है 3+ में है, तो ये तो पेयर नहीं करेगा, तो इसके 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ये बनाएगा। और ये 4d के लेकर के ये आपका 4s 4p एंड 4d, तो ये क्या करेगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। इसमें सारे कितने हैं, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये आपका पैरामेटिक हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका FeF6 3-, तो Fe किस फॉर्म में है, यहाँ Fe3 में है, ये आपका क्या हो गया 3d5। जैसे यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड भी करेंगे, तो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाएगा। सपोज ये आपका D है, वैसे तो ये वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, अगर इसको आप पेयर भी करोगे तो एक अनपेयर रह जाएगा। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होता तो भी ये पैरामेग्नेटिक ही होता, तो ये आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ये भी आपका पैरामेग्नेटिक ही है क्योंकि ब्लॉन्ड पेयर ही sp3d2।
इसमें सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये भी आपका पैरामेग्नेटिक। उसके बाद कौन सा है, COF6 3 माइनस, ठीक है। तो CO, इसमें भी CO पर कितना चार्ज हो गया, 3 प्लस चार्ज हो गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d6 एंड 4s0, तो 3d6 है इसमें, तो इसका जो ये होगा d ऑर्बिटल ऐसे होगा 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, और ये F क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए इसको क्या करेगा, ये पेयर नहीं करेगा, और पेयर नहीं करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो गया। आपको डायमैग्नेटिक यहाँ ढूंढना है, ये 4d है, ये 4p है, और ये 4s है, तो ये भी आपका DsP2 बनाएगा यहाँ से, और ये भी आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद कौन सा कंपाउंड है, उसके बाद है आपका FeNH3 होल 6 3 प्लस, तो ये भी आपका देखिए Fe3 प्लस में है, तो ये आपका क्या हो गया 3d5 एंड 4s0, ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला आप बताए थे, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब तो पेयर नहीं करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब भी, मगर पेयरिंग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5, और 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो एक यहाँ आ जाएगा पेयर होने के लिए, एक यहाँ आ जाएगा, है ना, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका अनपेयर्ड रहेगा ही इसमें, तो एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक नहीं होगा। एक ही बचा आप ये, तो यहाँ CO किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO का बना लीजिए कि क्या होगा, इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे आर्गन 3d6 एंड 4s0 1 2 3 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ गया 3d में, 3d6 है, यहाँ 4s है, और ये आपका 4p है, ओके, ये 4s एंड ये 4p, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, ये आपका ऐसा बन जाएगा 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 1 2, है ना, और इसमें तो पहले से ही था, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये दोनों खाली रहेगा यहाँ पे, और ये 4s और 4p के साथ बनाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा D2sp3, और इसमें जितने भी हैं सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यही एक ऐसा कंपाउंड है जो डायमैग्नेटिक है। वन स्पीसीज ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक हैं, तो दिस इज वन इज आंसर। थैंक्स फॉर। क्वेश्चन इज अमंग जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ निकेल टेट्रा कार्बोनाइल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना भी कंपाउंड है उसमें से कितने ऐसे कंपाउंड है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल के साथ। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और ये और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल के साथ, तो पहले इसका ही निकाल लेते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका होगा 28, और प्लस क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड 1 2 4 है, तो 4 × 2, एक 1 लॉन पेयर करता है, तो आपका 1 लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 2 8 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 36 इलेक्ट्रॉन। तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। तो हम देखेंगे कितने ऐसे कंपाउंड है जिसका 36 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल, तो वेनेडियम का कितना 23, और ये 2 + 2 × 6 तो 12, तो ये आपका 35 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है, क्रोमियम CO होल 5, तो क्रोमियम का 24 और प्लस ये 10 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 34, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आपका है CO होल 3, तो ये Cu का 29, और इसका कितना हो गया +6, 2 × 3 6 हो गया, ये आपका हो गया 35 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका नहीं है। उसके बाद आपका MnCO होल 5, Mn का 25 + 10, तो 35
इलेक्ट्रॉन ये भी आपका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद आपका FeCO है ना, FeCO होल 5, तो Fe का कितना 26 और प्लस 10, तो ये आपका 36 आया, 36 इलेक्ट्रॉन। तो एक आपका ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेकेंड नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, ये आपका है CO3 माइनस, ये कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, इसमें तो 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, तो इस पर कितना आ जाएगा, इस पर -3 चार्ज आ जाएगा। इसका 27 होता है एटॉमिक नंबर, 27 + 3, और यहाँ क्या हो गया 2 × 3 + 6, तो इसका कितना हो गया टोटल, ये 36 हो गया। तो ये 36 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद आपका क्या है क्रोमियम, CO होल 4 और 4 माइनस, ये तो न्यूट्रल है, इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस पे -4 आ जाएगा। क्रोमियम का कितना होता है 24 + 4, ये 28 हो जाएगा, और ये +2 × 4 8 आ जाएगा, तो इसका भी 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 3 निकला है। और उसके बाद क्या, कौन सा कंपाउंड है, एक और कंपाउंड है ना, ये है आपका इरिडियम, है ना, इरिडियम CO होल 3। तो इरिडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 77 + 6, 77 + 6 करेंगे तो 83 आ जाएगा, 83 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आपको 3 ऐसे कंपाउंड है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है निकल टेट्राकार्बोनाइल के साथ, तो यहाँ 3 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Question is, in conductometric titration, a small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to large volume of titrate of much lower concentration, and the conductance is measured after each addition. The limiting ionic conductivity values for different ion in aqueous solution are given below. क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो रहा है जहाँ टाइट्रेंट का हायर कंसंट्रेशन है और टाइट्रेट लोअर कंसंट्रेशन में है, और आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दिया गया है। तो आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो आपको पहले क्या कह रहा है, सपोज ये टाइट्रेट है ना, ये टाइट्रेट हो गया। अगर ये टाइट्रेट है तो ये लोअर कंसंट्रेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये आपका हायर कंसंट्रेशन है। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन वाला कंज्यूम हो जाएगा टोटली एट इक्विवेलेंस पॉइंट पर, और ये हायर कंसंट्रेशन बाद में बच जाएगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन, ये आपका टाइट्रेंट हो गया। तो ये वर्क कैसे करता है, जब इसमें हम टाइट्रेंट डालते हैं तो इसके आयन रिप्लेस होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर टाइट्रेंट का आयनिक कंडक्टिविटी हायर होगा टाइट्रेट से, तो ये पहले क्या करेगा, अगर हायर होगा तब ये ग्राफ को पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कंडक्टिविटी ग्राफ को, और अगर ये लोअर होगा तो कंडक्टिविटी ग्राफ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टाइट्रेंट का अगर कंडक्टिविटी हायर है टाइट्रेट से, तो ये क्या करेगा, ग्राफ को इंक्रीज करेगा रिएक्शन करके, रिएक्शन होता रहेगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अगर इसका लोअर है तो ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको चलिए एग्जांपल से हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ टाइट्रेट क्या बोल रहा है, यहाँ KCl है ना, ये KCl है, K + Cl- यहाँ पहले है, यहाँ हम AgNO3 डाल रहे हैं, Ag + NO3-। AgNO3 का कितना हो गया आयनिक कंडक्टिविटी, Ag 6.2 और NO3 7.2, तो ये आपका 13.4 हो गया इसका आयनिक कंडक्टिविटी। इसका आयनिक कंडक्टिविटी कितना हो गया KCl का 7.4 एंड Cl का 7.6, तो ये आपका 15 हो गया, है ना 15। हम इसमें क्या कर रहे हैं, लो कंडक्टिविटी वाले डाल रहे हैं, दैट मीन्स पहले क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, उसके बाद टोटली KCl कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि इसका लोअर कंसंट्रेशन है, AgNO3 हायर कंसंट्रेशन वाला है, तो बाद में इसमें AgNO3 बचेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब गुड इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले डिक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ा सा, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, थोड़ा यहाँ डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, P का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे टाइट्रेट आपको AgNO3 है, मतलब यहाँ पे AgNO3 दिया गया है, और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, KCl डाल रहे हैं। KCl का कंडक्टिविटी क्या है 15 है, जो हायर कंडक्टिविटी है, इसका क्या है लोअर कंडक्टिविटी है, इसका लोअर है AgNO3 का जो 13.4 हो रहा था, तो इसका 13.4 है, हम हायर कंडक्टिविटी वाले डालेंगे तो पहले ये क्या होगा, इंक्रीज होगा,
जब तक फिर ये इक्विवेलेंस पॉइंट पे आएगा तो पहले ये क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, उसके बाद जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहाँ आएगा तब आपको क्या बचेगा, इसमें ये AgNO3 टोटली कंज्यूम हो जाएगा, ओनली KCl इसमें बचेगा। तो KCl क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर ये आपको इंक्रीज हो जाएगा इसका ग्राफ ऐसे सीधे। तो ये इसमें कौन सा आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, U का 4 है ना। उसके बाद क्या है आपका NaOH एंड HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो इसमें टाइट्रेट क्या है आपका, यहाँ NaOH है, NaOH। जैसे हम इसमें HCl यहाँ पे डालेंगे है ना, तो आपको क्या रिएक्शन होता है, H2O बनता है प्लस NaCl बनता है, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो ये OH जो यहाँ इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी का जो काम कर रहा है OH माइनस, ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और H2O में टोटली चेंज हो रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, टोटली कंज्यूम हो जाएगा इधर। वैसे भी OH माइनस तो स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो रहा है, टोटली कंज्यूम हो रहा है, तो ये H2O बन रहा है। दैट मीन इसकी कंडक्टिविटी तब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, OH माइनस तो कंज्यूम हो रहा है। जब एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे OH पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो ओनली इसमें क्या बचेगा, हाई कंसेंट्रेशन के कारण HCl बचेगा। उसके बाद ये सर्टेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो गिवन ऑप्शन में आपका 2 है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, टाइट्रेट NaOH और टाइट्रेट एसिटिक एसिड, तो ये आपका हो गया NaOH, और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड डाल रहे हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी तो हाई है, OH माइनस का नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो आपका ये क्या है, इस हाई इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आप देख लीजिए NaOH का Na का 5 है, ये आपका टोटल क्या हो गया 15, ये 14.9 हो गया, 14 ही हो गया ना, 14.9। लेकिन CH3COH में आप H का बोलोगे जो क्या कहते हैं 35 है, लेकिन ये जो है ये वीक एसिड है, क्योंकि इसके पीछे ये जो R ये लगा है CH3 ग्रुप, तो ये आपका वीक एसिड है, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है इसमें H टोटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, लो होती है। तो जैसे ही ये NaOH में आएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हाई कंडक्टिविटी होगा, इसका लो कंडक्टिविटी होगा, और जैसे ही आएगा तो पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद ये OH जब कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसका लो कंसंट्रेशन है, तो OH जब कंज्यूम हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, हाई कंसंट्रेशन के कारण बस एसिटिक एसिड बचेगा, और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो जनरली इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो जनरली सेम टाइप का आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में 5 है, देखिए पहले ये डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद ये सेम है, इसका 5 आंसर हो जाएगा। तो दिस इज आंसर। Question is, consider the following volume temperature diagram for the expansion of 5 mole of an ideal monoatomic gas। एक आपको ये डायग्राम दिया गया है जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का डायग्राम है, जिसमें 5 मोल है, और यहाँ इसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, मतलब यहाँ से जाके 10 से क्या लीटर से 20 लीटर वॉल्यूम, 20 लीटर वॉल्यूम हो रहा है। तो इसमें आपको क्या कर रहा है, कंसिडरिंग ओनली PV वर्क इज इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस XYZ। जब हम X से Y जाते हैं, Y से Z जाते हैं, तो टोटल चेंज एंथैल्पी आपको निकालना है। ये क्वेश्चन जो एडवांस 2024 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कुछ डेटा भी यहाँ पे दिया गया है, SCVM का वैल्यू, ठीक है। देखिए डेल्टा H आपको निकालना है। डेल्टा H क्या होता है, ये आपका स्टेट फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट X से Z निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस से, है ना। तो अगर आप X से Z निकालते हो तो डेल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, XZ का डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका NCP डेल T, ठीक है। N का वैल्यू आपको दिया गया है 5 मोल, और CP का वैल्यू क्या हो जाएगा CV प्लस 8, और ये डेल T आपको यहाँ कितना दिया गया है, डेल T हो गया 415 माइनस 335 केल्विन, ओके। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 मोल, और ये आपका कितना आ जाएगा CV का वैल्यू 12 जूल पर केल्विन, प्लस R का वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये इसको अगर आप करोगे तो ये 80 केल्विन आ जाएगा, ओके। तो इसको फिर से कर लो, ये 5 मोल इंटू 20.3 जूल केल्विन पर मोल इंटू
80 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये नहीं आएगा, इसका आएगा 8120 जूल। यही इसका आपका आंसर होगा। ये तो आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया है ना। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हो, डेल एच इक्वल टू, या सपोज हम यहाँ x से y मान लेते हैं, यहाँ h1 और इसको मान लेते हैं h2, तो डेल एच क्या हो जाएगा, x से z, डेल h1 प्लस डेल h2। ओके, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसका वैल्यू ऐसे ही हम लिख देंगे एन सी पी डेल टी प्लस एन सी पी डेल टी। यहाँ देखिए, जब हम यहाँ x से y जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है, क्योंकि x पे जितना टेम्परेचर है 335, y पे भी उतना ही है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ, तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 प्लस आपका एन सी पी डेल टी, जिसका वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही निकाले हो, एन सी पी डेल टी, ये एन और सी भी प्लस आर डेल टी, और ये टोटल वैल्यू ऐसे ही हम सब डाल देंगे तो आपको आ जाएगा ऐसे 5 मोल इंटू 20.3 इंटू 80। इस यहाँ सब यूनिट यहाँ पे डाला ही हुआ है, सेम ऐसे ही होगा। और इसको अगर आप करोगे तो ये सब जूल में आ जाएगा लास्ट में, और इसको सब करोगे सब कैंसिल करके तो ये आपका आ जाएगा 8120 जूल। तो आप ये दोनों प्रोसेस से कर सकते हो। रिएक्शन डालते हो तो ये आपका हो जाएगा CS2, ये COOH, और यहाँ आपका CS2OH है ना, ये CS2OH ये। ओके ठीक है, ये ऐसा ही रहा। ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये फिर ये H प्लस यहाँ आके ये जुटेगा, तो ये आपका CH2OH हो गया। तो ये आपका बना। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बार इनोलेट आयन बनेगा, 3 इनोलेट आयन बन के, और यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन होगा और 3 मॉलिक्यूल्स CH2OH इस पोजीशन पे ऐड होगा। तो आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ कैसे बन जाएगा, अगर यहाँ 2 और अगर यहाँ एसिटाल्डिहाइड दे देते हैं HCOH, अगर हम 1 तो करवा दिए यहाँ पर, और अगर कर देंगे तो ये आपका जो रिएक्शन आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे CS2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ CS2OH यहाँ, और यहाँ पे C, और यहाँ कर देते हैं CS2OH, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CS2OH यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका ऐसे कैसे ही है। ओके, अब उसके बाद आपको क्या कह रहा है, अभी कुछ नहीं कह रहा है, कंपाउंड P अभी नहीं बना है क्योंकि इसमें अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सिस फॉर्मल्डिहाइड है। दैट मीन्स एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये और रिएक्शन करेगा, ये एक्सिस में प्रेजेंट है और यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ हम फॉर्मल्डिहाइड देंगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है। एक ऑक्सीडेशन होगा और एक आपका रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन होगा, एक रिडक्शन होगा। तो किसका यहाँ रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ मोर बल्कि ग्रुप होते हैं उसका रिडक्शन होता है। दैट मीन्स इसका यहाँ रिडक्शन होगा और फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसे बनेगा, यहाँ C है और ये CS2OH तो एक पहले से लगा है, ये एल्डिहाइड भी आपका CS2 अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और 2 CS2OH ऐसे लगा ही है, यहाँ OH और यहाँ CH2OH। एक तो ये कंपाउंड बना, और एक आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का, तो ये आपका एसिड में बनेगा, यहाँ O- ऐसे बनेगा। इसके बाद क्या कह रहा है, कंपाउंड P does not give tolerance test where Q on acidification। दैट मीन्स ये P हो गया, ये P हो गया आपका, और ये Q हो गया। Q on acidification gives positive tolerance test। ये तो आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने वाला है P, 2 यहाँ प्रोडक्ट बने हैं तो Q ही देगा, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फॉर्मिक एसिड, ये सब आपको टॉलरेंस पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो यहाँ अगर H+ से आप करवाओगे तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड,
और ये आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये आपका Q हो गया और ये आपका पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, ठीक है। ओके, देन अब क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अमाउंट ऑफ P टोल्यून सल्फोनिक एसिड गिव्स प्रोडक्ट R। देखिए ये जो इतना बड़ा नाम है ना, ये बस ये एसिड का ही काम करते हैं ओनली। तो अगर इसका रिएक्शन हम करवेंगे, P का रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाओगे, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या बनेगा, तो आपका P क्या हो गया, P आपका ये हो गया CH2OH, यहां भी CH2OH, यहां भी CH2OH और यहां भी CH2OH, यही P है आपका। यही P है आपका। इसका रिएक्शन अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन के साथ करवाएंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन आपका क्या हो गया, ऐसे हो गया, है ना। यहां भी बना देते हैं साइक्लोहेक्सेनोन, ये H है ना, H है। तो यहाँ अगर H+ के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से H2O निकलेगा, है ना, ये दोनों ऐसे करके एक H2, इस साइड से भी एक H2O सेम निकलेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे बनेगा, ये आपका ऐसे प्रोडक्ट बन गया। और सेम इधर भी बनेगा ऐसे ही, वहां से भी एक H2O निकलेगा और ये आपका बन गया यहाँ CH2 यहाँ O, और ये। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका R बन गया। अब आपको R में क्या सब निकालना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम इन R। कितना ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम दिख ही रहा है, 2 इधर 2 इधर, तो 4 ऑक्सीजन एटम हो गया। मिथाइलिन ग्रुप कितना हो गया, एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप में 5 मिथाइलिन ग्रुप है, 5 मिथाइलिन ग्रुप, 1 2 3 4 5, दो यहाँ 2 में 2 है साइक्लोहेक्सेन का रिंग, तो यहाँ पे 10 ये हो जाएगा और यहाँ 1 2 इधर और 1 2 इधर, 4, तो 10 4 14, दैट मीन्स 18 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।